हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन मास्टर क्लास। आज हम लोग हिंदी पेडागॉजी का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने हिंदी का जो है फर्स्ट पार्ट हिंदी पेडागॉजी का डिस्कस कर लिया है। उसको आप लोग जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और इंग्लिश पेडागॉजी का भी पार्ट 1 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए सेकेंड पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, भाषा अर्जन के संदर्भ में बच्चों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो पहला, बच्चों की गलतियों में वहीं का वहीं सुधार कर देना। दूसरा, बच्चों को एक दूसरे से अंतःक्रिया करने के मौके देना। तीसरा, आसपास के परिवेश में खोजबीन करने के अवसर देना। चौथा, परिवार में वयस्कों की नकल करने और उनके द्वारा बोले जा रहे शब्दों को कंठस्थ करने के लिए कहना। देखिए, इसको मैंने हाईलाइट इसलिए किया हुआ है कि जहाँ भी कंठस्थ वर्ड आएगा, जहाँ भी मेमोराइजेशन और रोट लर्निंग की बात आती है, तो उसको जो है हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि ऐसे वर्ड्स को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो है रिजिड तरह का ये सब वर्ड्स हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए जहाँ जहाँ भी केवल आता है और कंठस्थ जैसे शब्द आते हैं, उस ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। तो चौथा तो ऐसे ही नहीं होगा। और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पूछा है, तो बच्चों की गलतियों में वहीं का वहीं सुधार कर देना। सुधार तो कर देना चाहिए, ये सही बात है, लेकिन इन तीनों ऑप्शन में सबसे बेस्ट जो होगा, तो इसमें ये देखना है कि बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव कहाँ है। तो तीनों ऑप्शन के हिसाब से बच्चा जो है इस ऑप्शन में ज़्यादा एक्टिव है। अंतःक्रिया, एक दूसरे से अंतःक्रिया करने के मौके देना। जहाँ भी बच्चा एक्टिव रहता है और एक दूसरे से इंटरेक्शन करेगा, तो भाषा जो है एक्वायर करने में उसको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प होगी और वो बहुत अच्छे से भाषा को अर्जित कर लेता है। तो भाषा अर्जन के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण यही है कि बच्चा जो है एक दूसरे से कितना अंतःक्रिया करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को उल्लेखित नहीं करता है? कौन सा ऐसा कथन है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को उल्लेखित नहीं करता है? तो देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, ये 34 साल बाद आया था भारत में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो के कस्तूरी रंजन थे, जो इसरो के थे, वैज्ञानिक थे। इनकी अध्यक्षता में नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये नई शिक्षा नीति यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एनईपी का फुल फॉर्म नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होता है, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी नहीं। इसको हम लोग कहते हैं न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, क्योंकि लेटेस्ट में यही है। तो इसमें कौन सा उल्लेखित नहीं करता है? तो पहला, यदि बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है तो वे दूसरी भाषाएं नहीं सीख पाएंगे। दूसरा, पढ़ना और लिखना सीखने की शुरुआत तो बच्चों के घर की भाषा में होनी चाहिए। तीसरा है, छोटे बच्चे अपनी मातृभाषाओं में बेहतर तरीके से सीखते हैं। और चौथा है, बच्चों को कम से कम कक्षा 5 तक उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये तीनों तो नई शिक्षा नीति में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि यदि बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाए तो वो दूसरी भाषाएं नहीं सीख पाएंगे। तो ये जो है उल्लेखित नहीं है, इसलिए ये सही हो जाएगा। क्या उल्लेखित नहीं है ये पूछा गया है, तो ये नेगेटिव में है और नेगेटिव ही पूछा गया है, तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, नॉम चॉम्स्की का इस बात में दृढ़ विश्वास था कि बच्चे व्याकरण के सहजात ज्ञान के साथ जन्म लेते हैं। नॉम चॉम्स्की एक भाषाविद थे, जिन्होंने एक थियरी दिया था लैड का, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। उन्होंने ये कहा था, काल्पनिक तौर पे उन्होंने कहा था कि हर चाइल्ड के अंदर एक डिवाइस होता है जिसे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं, यानी भाषा अर्जन करने का डिवाइस है। इसमें उन्होंने ये कहा था कि बच्चे जो है अपने इन्वायरमेंट में भाषा अर्जन कर लेते हैं। उन्हें मतलब कोई व्याकरण का नियम और कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है, उनके अंदर खुद एक ऐसा डिवाइस प्रेजेंट होता है जिससे वो भाषा को अर्जित कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है, कुछ भाषाओं के अर्जन का आधार बनता है। दूसरा, सभी भाषाओं के अर्जन का आधार बनता है। तीसरा, कुछ भाषाओं के अधिगम का आधार बनता है। चौथा, सभी भाषाओं के अधिगम का आधार बनता है। तो बच्चे व्याकरण के सहजात ज्ञान के साथ जन्म लेते हैं, तो ये किस भाषा के अधिगम का आधार बनता है या अर्जन का? देखिए, उन्होंने अधिगम का वर्ड का यूज नहीं किया था, उन्होंने अर्जन का यूज किया था, एक्विजिशन का। एक्वायर करते हैं बच्चे, तो ये जो है सभी भाषाओं के अर्जन का आधार बनता है, सभी भाषाओं के अर्जन का आधार बनता है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सही विराम बलाघात और स्वर शैली का विकास एवं संवर्धन करने के लिए कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त है? इसमें यह पूछा गया है कि सही विराम और सब कुछ मतलब जांचने के लिए कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा।
तो इसका जो है, अगर हम कोई भी चीज़ बोलते हैं या पढ़ते हैं, तो हमें अगर किसी बच्चे का चेक करना है कि वो सही से विराम का यूज कर रहा है कि नहीं, उसकी स्वर शैली क्या है, उसमें शुद्धता है कि नहीं, सब कुछ चेक करने के लिए इन चारों ऑप्शन में से कौन से ऐसा विधि है जिसमें हम लोग जान सकते हैं कि उसका सही विराम वाला घाता स्वर शैली का विकास और संवर्धन सही से है कि नहीं। तो इसमें हो जाएगा मौखिक अभिव्यक्ति। जब कोई व्यक्ति बोलता है तो वो किस तरह से कितने शब्द बोलकर रुकता है, कहाँ पे अर्ध विराम लेता है, कहाँ पर पूर्ण विराम लेता है, तो हम लोग मौखिक अभिव्यक्ति से जान सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गीतिका मोबाइल मैनुअल में किसी विशिष्ट सूचना के लिए बहुत तेजी से पढ़ रही है। पठन के इस उपकौशल को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, पहला ऑप्शन है आलोचनात्मक पठन। आलोचनात्मक पठन में ये होता है कि हम लोग जब किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी देख रहे हैं कि क्या उसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, उसके हर पक्ष को हम लोग जांच रहे हैं। तो वो होता है क्रिटिकल रीडिंग। और दूसरा है सरसरी तौर पे पठन। सरसरी तौर पे पठन वो होता है कि जब हम लोग बिना कुछ समझे सोचे समझे ऐसे ही बस पढ़े जा रहा है कोई कहानी, कोई नावल, लेकिन उसका मतलब उसमें से कोई सूचना हम लोग एकत्रित नहीं कर रहे हैं कहीं लिखने के लिए या फिर किसी को बताने के लिए, हम लोग बस पढ़े जा रहे हैं, तो वो सरसरी तौर पर पठन होता है। तीसरा है बारीकी से पठन। बारीकी से जब हम लोग पठन करते हैं तो इसमें जो हम लोग इंफॉर्मेशन को जो है निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये इसमें ये है कि तेजी से पढ़ रही है किसी विशिष्ट सूचना के लिए, तो इसको हम लोग कहेंगे कि वो सरसरी तौर पे पढ़ रही है, क्योंकि इसमें लिखा है कि गीतिका जो है बहुत तेजी से पढ़ रही है, तो उसे सरसरी तौर पे पढ़ना कहेंगे ताकि जो इन्फॉर्मेशन है उसको मिल जाए। लेकिन बारीकी पठन से एक एक लाइन को लोग बारीकी से पढ़ते हैं, उसकी क्या इन्फॉर्मेशन है वो हर लाइन को, हर चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं बारीकी से पठन। बॉटम अप पठन होता है कि जब हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, उसे जैसे कि कोई वर्ड है, बॉटम अप यानी ऊपर की तरफ जाना, तो ये अलग चीज़ होता है। इसको किसी वीडियो में बता दिया जाएगा कितने प्रकार के पठन होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा, सरसरी तौर पे पठन, क्योंकि यहाँ पर लिखा है तेजी से पढ़ रही है। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक ने पुनः प्राप्ति सुधार हेतु अनुच्छेद पठन पर 2 प्रश्न तैयार किए, वह किस बात का आकलन करना चाह रही हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है ज्ञान, दूसरा है समझ, तीसरा है अनुप्रयोग, चौथा है विश्लेषण। तो कोई अध्यापक हैं जो है वो प्रश्न पूछ रही हैं, प्रश्न बच्चों से पूछना चाह रही हैं दोबारा। तो इसमें क्या होता है, देखिए बच्चे अगर सही से समझे नहीं रहते हैं तो वो कई बार भी पूछा जाए तो आंसर नहीं दे पाएंगे, और अगर समझे रहते हैं तो पहली बार भी पूछा जाए अगर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर दे देते हैं। लेकिन अगर पुनः प्राप्ति सुधार होती है, यानी किसी कोई चैप्टर को याद करने के लिए दिया गया है, तो पहली बार में कोई अच्छा नहीं बता रहा है, बच्चा भूल जा रहा है, तो दूसरी बार भी मतलब अनुच्छेद पर प्रश्न बना के पूछा जाएगा, तो उसमें किस बात का आकलन किया जा रहा है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा पहला ज्ञान, यानी कि बच्चे भूल जाते हैं, फिर दोबारा प्रश्न पूछा जाता है, उनका मूल्यांकन किया जाता है। ये ज्ञान का स्तर जो है चेक किया जा रहा है, उसका असेसमेंट किया जा रहा है, नॉलेज लेवल का। अगला क्वेश्चन है, एक भाषा अध्यापक अपने विद्यार्थियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गतिविधि या पाठ्य सामग्री में आवश्यक बदलाव करती हैं, यह क्या कहलाएगा? तो कोई भाषा वाले अध्यापक हैं जो है कि अपना चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को समझाने के लिए वो जो विधियां हैं और जो पाठ्य सामग्री है उसमें कुछ बदलाव कर रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? देखिए, हम लोग कुछ या तो बदलाव करते हैं या तो जोड़ते हैं। तो जब हम लोग बदलाव करते हैं तो उसे हम लोग अनुकूलन बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुकूलन। किसी बच्चे को अलग अलग विधि से पढ़ाया जाता है, अगर एक विधि से नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरे विधि का उपयोग किया जाता है, तो उसे अनुकूलन बोलते हैं, कुछ परिवर्तन करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक होने के नाते आप कक्षा में विद्यार्थियों के बीच अंतःक्रिया को सुगम बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? पहला, विद्यार्थियों को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों से उनकी राय व सुझाव मांगेंगे। तीसरा ऑप्शन है उन्हें पाठ्य सामग्री ऊंचे स्वर में पढ़ने के लिए कहेंगे। चौथा ऑप्शन है आपके द्वारा बोले गए संवाद को दोहराने के लिए कहेंगे। देखिए, एक अध्यापक हैं हम लोग, तो बच्चों को जो है कि बहुत सूटेबल तरीके से पढ़ाना होता है, और जो इंटरेक्शन है अध्यापक और स्टूडेंट्स के बीच
तो उसमें उन्हें प्रोत्साहित करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए बच्चों को इतना सुविधाजनक तरीके से पढ़ाना चाहिए कि बच्चे, ये सही बात है कि प्रश्न पूछें अधिक से अधिक, लेकिन ये नहीं है कि हमेशा से वो प्रश्न ही पूछते रहें। कि बच्चे, जैसे कुछ बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, वो हमेशा डिस्टर्ब करने के लिए भी बहुत प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न भी उतना ही पूछना है कि जितना बच्चे को समझ में आ जाए, और बच्चा भी इतना ही पूछे कि जितना क्लास जो है सुव्यवस्थित ढंग से चल पाए। तो इसका जो पहला नहीं होगा। दूसरा, विद्यार्थियों से उनकी राय व सुझाव मांगेंगे। तो ये सही बात है कि टीचर भी विद्यार्थियों से राय और सुझाव मांगेंगे, ताकि बच्चे अपने आप को ईजी फील करें और टीचर से कुछ पूछना हो तो वो पूछ पाए। ये दूसरा उसका सही हो जाएगा। बाकी तीसरा ऑप्शन नहीं होगा। ऊंचे स्वर में पढ़ने के लिए कहेंगे तो बच्चे प्रोत्साहित नहीं होंगे, वो अलग चीज़ है। और किसी अपने द्वारा बोले गए संवाद को दोहराने के लिए कहेंगे तो ऐसा भी नहीं, इससे बच्चे प्रोत्साहित नहीं होंगे, बल्कि और मुझे नहीं लगता कि इंटरेस्ट लेंगे बच्चे। तो इसका सही हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों को क्रम से रखे गए चित्रों के आधार पर कहानी कहने के लिए कहा गया। साथ ही अध्यापक द्वारा दिए गए रूब्रिक पर भी ध्यान देने के लिए कहा गया। यह गतिविधि शिक्षार्थियों में किस कौशल को समुन्नत करेगी? पहला श्रवण, दूसरा वाचन, तीसरा पठन, चौथा लेखन। तो इसमें जो है चित्र को दिया गया है और फिर बच्चों को कहा गया है कि उससे चित्र को देख करके स्टेप बाय स्टेप जो है कहानी बनाएं। इससे बच्चों का क्या विकसित होगा, कौन सा जो है स्किल है वो डेवलपमेंट होगा। तो 204 का हो जाएगा दूसरा वाचन। यानी बच्चे जब कहानी बताएंगे तो इससे उनका जो बोलने का, स्पीकिंग का जो स्किल है वो अच्छा हो जाएगा। तो इसका दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक ने कक्षा में ऐसा परिवेश सृजित किया है जिसमें शिक्षार्थी वास्तविक जीवन से जुड़ा संप्रेषण, प्रामाणिक गतिविधियां, अर्थपूर्ण कार्य और बातचीत करने के विभिन्न अवसर प्राप्त करते हैं। अध्यापक किस विधि का अनुसरण कर रही हैं? तो इसका जो है, अगर बच्चे बातचीत कर रहे हैं और ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं जिसमें बातचीत किया जा रहा है, संप्रेषण किया जा रहा है और अवसर बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है? तो इसमें सीधी सी बात है कि संप्रेषणात्मक कार्य हो रहा है। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण विधि। पहला इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों को शब्द संपदा की समझ देते हुए अध्यापक अर्थों के आधार पर शब्दों के समूह बनाती हैं, जैसे विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय। इस समूहीकरण को क्या कहेंगे? शिक्षार्थियों को शब्द संपदा की समझ, और बच्चों को जो है कि इसका अर्थ, इसके अर्थ के आधार पर शब्दों के समूह बनाती हैं, जैसे विद्यालय और कॉलेज और विश्वविद्यालय। देखिए ये चीज़ें, तीनों चीज़ें जो है कि एजुकेशन से रिलेटेड है। विद्यालय में भी पढ़ाई होता है, कॉलेज में भी पढ़ाई होता है, और यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 206 का, वो तीसरा हो जाएगा, अर्थ विज्ञान समूहीकरण। इसमें जो है बच्चों के अर्थ का निर्माण किया जा रहा है। तो ये तीसरा इसका 206 का सही हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आईडी है 206। ये क्वेश्चन हमारे सिर्फ 150 ही आते हैं, लेकिन चूंकि किसी का लैंग्वेज 1 हिंदी होता है, किसी का लैंग्वेज 1 इंग्लिश होता है, तो इस वजह से अलग अलग लैंग्वेज होता है, तो ये क्वेश्चन आईडी अलग दिया जाता है, क्वेश्चन नंबर ये नहीं है। तो इसका अलग तरीके से आंसर की का मिलान किया जाता है। आप लोग ये मत समझिएगा कि 206 क्वेश्चन आते हैं, नहीं, 150 150 क्वेश्चन ही आते हैं, और सब लोग अपने अपने लैंग्वेज के अनुसार एग्जाम देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वह विधि जिसके माध्यम से अध्यापक बच्चों को जीवन के अनुभवों से जोड़ते हुए बुद्धिमत्ता के साथ मातृभाषा का प्रयोग करता है, किस रूप में जानी जाती है? वह विधि जिसके माध्यम से अध्यापक बच्चों को जीवन के अनुभव, देखिए जब बच्चे जो है जीवन के अनुभव से जुड़ते हैं तब उन्हें ज़्यादा समझ में आता है, और मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है शुरुआती दौर में, तो वो भी बहुत अच्छे से बच्चों को समझ में आता है। नई शिक्षा नीति में कहा भी गया है कि बच्चों को उनके मातृभाषा का यूज किया जाए बच्चों के साथ क्लास में, और प्राइमरी तक मातृभाषा पढ़ाया जाना चाहिए, मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए नई शिक्षा नीति के अनुसार। तो इसका जो अनुभव से जोड़ते हुए बुद्धिमत्ता के साथ मातृभाषा का प्रयोग करता है, किस रूप में जानी जाती है? तो बच्चों का जब अनुभव लेकर के और मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है, इसको जो है द्विभाषिक विधि कहते हैं। 207 का दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 208, क्वेश्चन आईडी है ये,
एक अध्यापक ने कक्षा 8 के शिक्षार्थियों को नाटक के कथानक और महत्वपूर्ण घटनाओं का सारांशीकरण करने के लिए कहा। यह कार्य ब्लूम टैक्सोनॉमी के किस संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो है कक्षा 8 का बच्चे हैं, उसमें शिक्षार्थियों को नाटक के कथानक और महत्वपूर्ण घटनाओं का सारांशीकरण, यानी जो है समरी है जो पूरे नाटक का, पूरे कथा का, उसका जब समरी निकालने के लिए टीचर ने कहा है स्टूडेंट को, तो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी ने एक संज्ञानात्मक वो दिया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पूरा थियरी दिया है। तो उसमें एक नॉलेज लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, अफेक्टिव स्टेज भी उसको कहते हैं, साइकोमोटर है। तो उसके अंतर्गत छः उन्होंने चीज़ें दी हैं। वो बहुत मतलब लंबा है, उस पर एक वीडियो बनाई जाएगी और आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 208 का दूसरा समझ, यानी अगर कोई बच्चा जब समझे, देखिए ज्ञान का मतलब ये होता है, ज्ञान जो है हम चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन समझते नहीं, उसको याद कर लेते हैं। यानी कथा को अगर कोई रट लिया तो पूरी की पूरी स्टोरी ही सुना देगा, लेकिन अगर हम लोग स्टोरी को अच्छे से समझे हैं, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट और पूरे स्टोरी का जब समरी हम लोग बताते हैं, यानी बिना समझे हम लोग उसका समरी, उसका सारांशीकरण नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो है कोई भी बच्चा जब बताता है तो उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल का विकास होता है, कि वो कथा को या कहानी को, नाटक को पूरा देखता है, फिर उसको समझ के उसको छोटे रूप में उसका सारांश बताता है। तो इसका जो है दूसरा सही हो जाएगा, यानी जब तक आपके अंदर समझ विकसित नहीं रहेगी तब तक आप लोग किसी चीज़ का सारांशीकरण या छोटे रूप में नहीं बता पाएंगे, किसी कहानी को, किसी भी घटना को। तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल है, तो इसका दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद लिखते समय व्याकरण, विराम चिन्ह और वर्तनी के जांच करना प्रक्रिया लेखन का कौन सा चरण है? पहला प्रारूपण, दूसरा संपादन, तीसरा प्रकाशन, चौथा विचार बिंदु खोजना। इसमें पूछा गया कि अनुच्छेद लिखते समय व्याकरण, विराम चिन्ह और वर्तनी की जांच करना प्रक्रिया लेखन का कौन सा चरण है? तो ये जो है इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका संपादन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 210। इसके बाद इंग्लिश का स्टार्ट हो जा रहा है, ये हिंदी का ये लास्ट क्वेश्चन है। शिक्षण शास्त्रीय विधि के रूप में कथा वाचन के बारे में कौन सा सही नहीं है? पहला, यह कहानी से मिली सीख को याद करने में मदद करता है। दूसरा, यह देश की क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधता को समझने में मदद करता है। तीसरा, यह कहानियों को भी सभी स्तरों पर पाठ्यचर्या में एकीकृत करने में मदद करता है। चौथा, यह कल्पनाशीलता और रचनात्मकता की क्षमता का संवर्धन करने में मदद करता है। इसका जो है शिक्षण शास्त्रीय विधि के रूप में कथा वाचन के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे देखिए ये वर्ड जो है याद, जहाँ भी याद आ जाता है वैसे भी हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं, तो ये जो है सही नहीं है। समझने में मदद करता है वो सही है, एकीकृत करने में मदद करता है ये भी सही है, रचनात्मक क्षमता का संवर्धन करने में मदद करता है ये भी सही है शिक्षण शास्त्रीय विधि के रूप में, लेकिन याद करने में मदद करता है ये सही नहीं है। तो इसका देखिए ये नहीं पूछा है, तो ये आंसर गलत है, तो यही सही हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा गया है। बाकी ये तीनों सही है, लेकिन ये आंसर नहीं होंगे, यहाँ नहीं पूछा गया है, इस वजह से ये सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अच्छे से पहला पार्ट भी देख लीजिए, हिंदी पेडागॉगी और इंग्लिश पेडागॉगी का, और ये सेकेंड पार्ट है हिंदी पेडागॉगी का। ये आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आगे आगे करके टॉपिक वाइज, आगे चल के टॉपिक वाइज वीडियो बनाए जाएंगे और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। बाकी इस वीडियो में और सारे वीडियो में कैसे एलिमिनेट करना है और क्या क्या कॉन्सेप्ट है ऑप्शन के पीछे, उस सभी ऑप्शन को बताया गया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।